जय हिंद एंड वेलकम टू जीके एमसीक्यू 2020। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न बनेंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक एक्ट एंड रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो डिसिप्लिन फोर्स मेंबर होने के नाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करती है और इससे मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाता रहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विच ऑफ द अंडर मेंशन इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग ऑफ पैसेंजर, यानी कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग यात्रियों के स्कैनिंग में किया जाता है। तो यात्रियों के स्कैनिंग में किया जाता है बॉडी स्कैनर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज कॉमन फॉर एवरी ड्यूटी पोस्ट, यानी कि प्रत्येक ड्यूटी पोस्ट पे सामान्य क्या होता है? तो वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि एसओपी जो प्रत्येक ड्यूटी पोस्ट पे है वो क्या है? कॉमन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीईटीएन स्टैंड फॉर, यानी कि पीईटीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पीईटीएन का पूर्ण रूप होता है पेंटा इरेथनॉल टेट्रा नाइट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि फ्रेंड्स सारे जो प्रश्न हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल इज डन बाय, यानी कि एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल का अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? क्यूआरटी के द्वारा, एएसजी के द्वारा, एनएसजी के द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा किया जाता है एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मेन पर्पस ऑफ बाउंड्री फेंसिंग इज, यानी कि चार दीवारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू मार्क द बाउंड्री बिटवीन रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि प्रतिबंधित और गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों के मध्य सीमा को चिन्हित करना क्या है? बाउंड्री फेंसिंग का मुख्य पर्पस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। HHMD वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि जो HHMD है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फील्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फील्ड टेक्नोलॉजी पे HHMD कार्य करता है। अगला प्रश्न है PEK स्टैंड फॉर, यानी PEK का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ऑफ किर्की, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है XBS स्टैंड्स फॉर, यानी कि XBS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय APSU। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। APSU यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होगा। ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो इसको पक्का ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है गार्डिंग इज डन फॉर, यानी कि गार्डिंग किस लिए की जाती है? तो फिजिकल डिटरेंस के लिए भी की जाती है, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि संवेदनशील स्थलों पे संरक्षण के लिए भी किया जाता है, फिजिकल डिटरेंस के लिए किया जाता है, यानी कि भौतिक अवरोध उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गार्डिंग ऑल ऑफ उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। हाँ, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच रूल इज अ मेंबर ऑफ फोर्स गिवन और रिवॉर्ड बाय हिज सुपीरियर ऑफिसर, यानी कि किसी बल सदस्य को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस नियम के तहत रिवॉर्ड दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2001 नियम
67 के द्वारा किसी बल सदस्य को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। When will a force member be deemed suspended if he is arrested due to crime? यानी कि किसी बल सदस्य को कब निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार किया गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी बल सदस्य को गिरफ्तार हुए अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो उसे निलंबित समझा जाएगा, यानी कि उसे सस्पेंड समझा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच सेक्शन डज सीआईएसएफ फोर्स डिप्लॉयमेंट कम? यानी कि सीआईएसएफ बल की तैनाती किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 14 के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 14 के अंतर्गत सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच सेक्शन गिव्स सीआईएसएफ द राइट टू गिव सिक्योरिटी एडवाइस टू एनी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन? यानी कि किसी भी औद्योगिक संस्था को सुरक्षा देने के अधिकार सीआईएसएफ को कौन सा धारा देता है? तो वो देता है धारा 14A। यानी जो धारा 14A है ये सीआईएसएफ को किसी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षा सलाह देने का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्फाइनमेंट ऑफ एनी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स और डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स और ऑफ पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ अ गार्ड इज कॉल्ड? यानी कि बल के नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी, पोस्ट क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग अथवा टेंट जिसे गार्ड की निगरानी में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उससे हम बोलते हैं क्लोज अरेस्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस साल ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि जो भी प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही मैं प्रश्नों को लाता रहूँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेटी पनिशमेंट अंडर सीआईएसएफ रूल कैन बी अवॉर्डेड टू? यानी कि सीआईएसएफ नियमों के अधीन किसको छोटा मोटा दंड दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये हेड कांस्टेबल को दिया जा सकता है, कांस्टेबल को दिया जा सकता है, फॉलोअर्स को दिया जा सकता है। ये तीनों को पेटी पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स लाइज विथ? यानी कि बल का अधीक्षण और प्रशासन किसके अधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है केंद्र सरकार के अधीन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन? यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। An enrolled member of the force cannot be detained under force custody without trial convened by commandant or magistrate for a period of more than? यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि बल के किसी सदस्य को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट के द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के बिना अधिकतम कितने दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम 8 दिनों तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये वेरी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीआईएसएफ एक्ट अलाउज इट टू गेट इंडक्टेड इनटू? यानी कि जो सीआईएसएफ अधिनियम है इसे किसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है? तो ये देता है दोनों में, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो सीआईएसएफ एक्ट है उसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी? यानी ये जो पोस्ट दिया हुआ है इनको सीनियरिटी के क्रम में रखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजी।
यानी ये 2 नंबर। उसके बाद हो जाएगा AIG यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि ये 1 नंबर। उसके बाद होगा असिस्टेंट कमांडेंट यानी 4 नंबर, और उसके बाद होगा इंस्पेक्टर यानी कि ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच सेक्शन इज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉट रिटर्निंग ऑल गवर्नमेंट गुड्स फॉर लूजिंग मेंबरशिप ऑफ द फोर्स, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आ जाता है धारा 17 के अंतर्गत। यानी कि धारा 17 में ये बताया गया है कि अगर आप बल की सदस्यता को खो देते हैं और सरकारी सामानों को वापस नहीं करते हैं तो जो आपको सजा दिया जाएगा वो धारा 17 के अंतर्गत वो दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। When was CISF declared as paramilitary force, यानी कि CISF को कब अर्धसैनिक बल घोषित किया गया? तो वो किया गया था 15 जून 1983 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है When was the CISF deployed at airport, यानी कि जो CISF है एयरपोर्ट पे कब आई? तो ये आई थी 3 फरवरी 2000 को, यानी CISF 3 फरवरी 2000 को एयरपोर्ट पे आई थी। और पहला किस एयरपोर्ट पे आई थी? तो पहला आई थी जयपुर एयरपोर्ट पे पहली बार CISF आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which airport did CISF first start serving, यानी कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में भी बताया था कि CISF सबसे पहले किस एयरपोर्ट पे सेवा देना प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है वेयर इज द मेन हेडक्वार्टर ऑफ CISF, यानी कि CISF का प्रधान मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न है व्हेन डिड द CISF एक्ट कम इनटू इफेक्ट, यानी कि CISF एक्ट प्रभाव में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर 1968 को जो CISF एक्ट है ये प्रभाव में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपरवाइजरी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाई, यानी कि जो पर्यवेक्षक अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छे पर्यवेक्षक अधिकारी में कौन आते हैं? तो पर्यवेक्षक अधिकारी में जितने भी गेजेटेड रैंक है CISF के ये सारे आते हैं पर्यवेक्षक अधिकारी में, यानी कि सुपरवाइजरी ऑफिसर में, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट से लेके DG तक ये सारे किस में आ जाएंगे? पर्यवेक्षक अधिकारी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच सेक्शन इज द DG अपॉइंटेड, यानी कि महानिदेशक की किस धारा के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है धारा 4 के अंतर्गत, यानी कि धारा 4 में ये बताया गया है कि महानिदेशक की नियुक्ति इसके अंतर्गत की जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who does not belong to the category of enrolled member of the force, यानी कि EMOF। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है कि EMOF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा enrolled member of the force, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बल का नामांकित सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि EMOF में कौन आते हैं? कांस्टेबल, ट्रेड्समैन से लेके इंस्पेक्टर तक, यानी कि कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर ये आते हैं EMOF में, यानी कि इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। एक आते हैं मेंबर ऑफ द फोर्स MOF। तो फुल फॉर्म इसका भी आ सकता है कि MOF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बताना है मेंबर ऑफ द फोर्स। अब इसमें कौन आते हैं? तो इसमें कांस्टेबल टू लेके पूरा अपने जितने भी रैंक स्ट्रक्चर है DG तक ये सारे आ जाएंगे MOF में, यानी कि मेंबर ऑफ फोर्स में। और इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में आएंगे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नामांकित सदस्य नहीं है? तो नामांकित सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए, यानी जो सहायक समादेष्टा है, असिस्टेंट कमांडेंट है, ये इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हु डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ EMOF, यानी कि कौन बल के नामांकित सदस्य के अंतर्गत नहीं आता। वो कौन नहीं आता? सुपरवाइजरी ऑफिसर, यानी कि पर्यवेक्षक अधिकारी है, वो EMOF में नहीं आता। यानी कि पर्यवेक्षक अधिकारी होता कौन है? वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट से लेके DG रैंक तक, ये सारे आते हैं पर्यवेक्षक अधिकारी या सुपरवाइजरी ऑफिसर में। ये EMOF में नहीं आते। पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है कि EMOF में कौन कौन आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स कस्टडी, यानी कि फोर्स कस्टडी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CISF के नियम के तहत किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी, यानी कि अरेस्ट ऑफ MOF एज पर प्रोविजन ऑफ CISF रूल। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि CISF के नियम के तहत किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी। अगला प्रश्न है हु डज नॉट इंक्लूड इन द मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि EMOF में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं मेंबर ऑफ द फोर्स में आते हैं। सुपरवाइजरी ऑफिसर यानी कि पर्यवेक्षक अधिकारी है, ये भी क्या हो, मेंबर ऑफ द फोर्स में, क्योंकि सुपरवाइजरी में आते हैं AC से लेके DG रैंक तक। उसके बाद IPS अधिकारी, ये कन्फ्यूजन वाला है, तो IPS अधिकारी भी MOF में आते हैं, क्योंकि जितने भी अपर रैंक है वो क्या है, IPS ऑफिसर डिप्यूटेशन में किसी भी फोर्स में आते हैं। जैसे कि ITBP, BSF, इसमें जितने भी अपर रैंक हैं इसमें सारे क्या आते हैं, IPS अधिकारी। अपने जो DG हैं वो क्या है, IPS हैं, तो क्या आएंगे, MOF में आएंगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु हैज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सब इंस्पेक्टर, यानी कि उप निरीक्षक का नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार दिया गया है DIG सर को, यानी कि उप महानिरीक्षक को। अगला प्रश्न है विच रैंक इन CISF कैन सर्च समवन विदाउट वारंट, यानी CISF में कौन सा रैंक बिना वारंट किसी की तलाशी ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड कांस्टेबल एंड एबव, यानी जो हेड कांस्टेबल और इससे एबव रैंक है वो CISF में बिना वारंट की तलाशी ले सकता है। अगला प्रश्न है अंडर विच IPC एक्ट फोर्स मेंबर कैन नॉट डू एनी वर्क अदर देन CISF ड्यूटी, यानी कि किस IPC एक्ट के तहत कोई भी बल सदस्य CISF ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IPC एक्ट 1973 के धारा 15 के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 15 के अंतर्गत जो CISF बल सदस्य है वो ड्यूटी के अलावा कोई और कार्य को नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर वाज द राइट ऑफ इंडियन हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का दंगा कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था रांची में हुआ था। अच्छा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who was the chairman of Commission of Inquiry into Rights in 1964 in the Indian Heavy Engineering Corporation रांची? यानी कहने का अर्थ ये है कि 1964 में भारतीय हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में हुए दंगों की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति B मुखर्जी। ये उस समय भारतीय हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में हुए दंगों के जांच आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू CISF फोर्स मेंबर, यानी कि कौन सा एक्ट CISF बल सदस्यों पर लागू नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये CISF बल सदस्यों पर लागू नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच एक्ट अप्लाइज टू द मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि बल सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो वो होता है पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन अधिनियम 1922। ये बल सदस्यों पर लागू होता है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं।
उम्मीद करते हैं वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको सच में यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद।